तो दोस्तों, जीतने का मज़ा तभी आता है जब सभी हमारी हार का इंतज़ार कर रहे हों। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। तो हम 4 चैप्टर देख चुके हैं और लास्ट चैप्टर हमने देखा था कार्बन और उसके कंपाउंड। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप इसको दोबारा से लर्न ज़रूर करना। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 5 है हमारा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों में हम आवर्त का हमने जो वर्गीकरण कर रखा है और किसने किसने आवर्त सारणी की खोज की, किस हिसाब से हमारे एलिमेंट खोजे गए, ये सब हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए बिना देरी किए भाई हम चैप्टर शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमको बेसिकली अभी तक जो है 114 एलिमेंट मिल चुके हैं, ठीक है। वैसे तो हमको 118 एलिमेंट मिल चुके हैं, लेकिन इनका हम नाम ये जो है प्राकृतिक हैं और लेकिन कुछ इसमें से कुछ क्या है कृत्रिम है, ठीक है। लेकिन अगर हम 1800 सन की बात करें तो तब तक हमको केवल 30 एलिमेंटों का ही पता चला था, ठीक है। उस टाइम तक ये था कि हमको ये लगता था कि हमारे इस विश्व में या संसार में कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 30 ही एलिमेंट हैं, ठीक है। लेकिन जब क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे की हमारी दुनिया चलते गई उसी हिसाब से वैज्ञानिकों ने खोज करनी शुरू की और उन्होंने जो है कि वर्ग जो हमारे एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनको क्या किया, उनके गुणधर्मों के हिसाब से बांटा और बहुत से अलग अलग तरीक़ों से बांटा और इस हिसाब से हमको 114 तत्व मिल गए, ठीक है। वैसे बेसिकली 118 तत्व हैं, आप ये भी याद रखना, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, ठीक है। यानी जो हमारे एलिमेंट क्रम में नहीं थे उनको क्रम में लाना, तत्वों के वर्गीकरण का जो हमने प्रारंभिक प्रयास किया, हम सबसे पहले उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको हम ऐसे एक एग्जाम्पल से जानते हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम किसी शॉप में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे हमको टॉफ़ी बिस्किट के डिब्बे अलग रखे हुए मिलते हैं और साबुन के डिब्बे अलग रखे हुए मिलते हैं। और इसी के साथ साथ जितने भी मतलब बिस्किट हो गया और मतलब सभी जो सामान होते हैं वो हमको अलग अलग व्यवस्थित मिलते हैं कि यहाँ पे अगर हमने बिस्किट रखा है तो यहाँ पे बिस्किट रहेगा, यहाँ पे साबुन रखा है तो यहाँ पे साबुन रहेगा, यहाँ पे चीनी है तो यहाँ पे चीनी, यानी पर्टिकुलर प्लेस हो गया ना सबके लिए। तो ऐसे ही हमको आवश्यकता पड़ी। फिर वैज्ञानिकों ने जो देखा कि हम अपने तत्व जितने भी हैं हमारे यूनिवर्स में, इनको क्या हम ऐसे ही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो उन्होंने इसको क्रम में व्यवस्थित करने के लिए ही आगे शोध की और उस शोध को करने में एक वैज्ञानिक नहीं, बहुत सारे वैज्ञानिकों का हाथ है। और इसमें सिर्फ 1-2 साल की बात नहीं है, ये बहुत इसमें हज़ारों साल बहुत सारे हंड्रेड्स ईयर्स लग गए, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञात तत्वों को क्या किया, धातु और अधातु में हमने वर्गीकृत किया। इससे क्या हो गया, हमको थोड़ा इजी हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे मान लो कि 114 तत्व बोल रहा है तो इसको क्या हो गया, सीधे 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है। अब इधर को धातु आ गए और इधर को अधातु आ गए। हमको आसानी करनी थी अपने समझने के लिए, इसलिए हमने क्या किया, उनको वर्गीकृत करने का सोचा, ठीक है। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ते गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने का हमने क्या किया, प्रयास किया। तो इसी क्रम में जो सबसे पहले हमारे आए थे डाइबेरियन त्रिक। तो जो ये डाइबेरियन थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, हमारे एलिमेंट्स को क्रम में व्यवस्थित करने के लिए अपनी एक थ्योरी दी और उनकी हम ये थ्योरी ही आज पढ़ने वाले हैं। तो इनका जो है 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगॉन्ग डाइबेरियन ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को क्या किया, समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, जिनके गुणधर्म समान हैं, ठीक है, उनको क्या किया, एक क्रम में व्यवस्थित करने का सोचा। उन्होंने क्या किया, 3-3 तत्व यानी 3-3 एलिमेंट लिए और उनको तत्वों को कुछ समूहों को, जो 3-3 एलिमेंट उन्होंने लिए उसमें से कुछ समूहों को चुना और उन समूहों को क्या कहा गया, त्रिक। त्रिक किन समूहों को कहा गया, जो उन्होंने 3-3 के
गुच्छे समझ लो, 3-3 गुच्छे के हिसाब से उन्होंने तत्व लिए और वही तत्वों को हमारा त्रिक कहा गया जब हम 3-3 तत्व लिए उन तत्वों को। ठीक है, डायबेरियन ने बताया कि त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम, क्या क्या उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ये आप मेरे साथ पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। तो आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व यानी 1 2 3, हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट रखे हैं, तो इसमें से जो बीच वाला तत्व होगा वो क्या होगा, अन्य दो तत्वों के परमाणुओं का औसत होता है। अन्य दो परमाणुओं का औसत मतलब, इसका मतलब ये कि आप, इसको मैं आपको समझाता हूँ। 1 2 3, ये हमारे 3 एलिमेंट हो गए। तो अब ये कहना चाहता है कि इनका जो द्रव्यमान होगा, अब मैंने यहाँ पे ए बी सी 3 एलिमेंट मान लिए। ठीक है, अब इनका द्रव्यमान मैंने मान लिया, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो अब ये कहना चाहता है जो बीच वाला तत्व यानी जो बी वाला तत्व है हमारा, ये इसका जो हमारा मास होगा यानी जो इसका द्रव्यमान होगा, ठीक है, भार जो इसका होगा वो क्या होगा, इन दोनों के औसत। अब इन दोनों का औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत निकालने के लिए एक सामान्य सी हमारी ट्रिक होती है कि हमको जितने भी एलिमेंट होते हैं या जितने भी हमको डिजिट्स दी होती हैं उन सबको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1 है और दूसरा एलिमेंट क्या है, 3 है। दोनों को जोड़ देंगे और अब नीचे हम अपॉन में क्या डाल देते हैं, जितने हमारे पास नंबर होते हैं, एक ये हो गया, दो नंबर है तो यानी 2 डाल दिया। तो 3 + 1 4 हो गया, 4/2 2, तो 2 हो गया। ठीक है, तो 2 आ गया हमारा और बी का हमारा मास कितना था, 2 था। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है औसत। अब हमने इसका जब 4/2 किया तो हमारा औसत कितना निकला, 2 निकला। और ये हमारा बी का द्रव्यमान भी कितना है, बी है, सॉरी 2 है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते थे। तो यही उन्होंने बताया कि हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने इसके उदाहरण भी दिए। जैसे कि उन्होंने पहला उदाहरण दिया लिथियम का। तो लिथियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Li, सोडियम Na और पोटेशियम K। तो तीनों इन्होंने एलिमेंट लिए। ठीक है, और जो इन्होंने तीनों एलिमेंट्स का हम इन्होंने द्रव्यमान देखा वो कितना है, आपको मैं इसका द्रव्यमान यहाँ पे दिखाता हूँ। इसका है 6.9, इसका है 23 और इसका है 39। तो अब इसका क्या कहना था कि इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा बीच का आ जाएगा। जोड़ के इसका औसत जो होगा वो बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसको देखते हैं 6.9 + 39, तो इसको 7 मान लो। तो 39 + 7 तो कितना हो गया हमारा, 46। 46/2 किया हमने तो कितना हो गया, 23 आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 23 हमारे पास आ गया है। और यही हमारा किसका मास है, सोडियम का। सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 23। ठीक है, और भी इसने लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है, तो इनका औसत कितना आ रहा है, हमारा 23 ही आ रहा है। ठीक है, ये हमने निकाल के देख लिया है। तो अब यहाँ पे एक सारणी भी दे रखी है जिसमें कि उस टाइम पे इनको जितने एलिमेंट मिले होंगे तो इन्होंने उस एलिमेंट्स के हिसाब से एक सारणी भी निकाली। तो चलिए इस सारणी के हम सिर्फ 2-3 तत्व देख लेते हैं और ये देखते हैं कि ये जो इन्होंने त्रिक त्रिक दिया, क्या ये सही बैठ रहा है या इसमें कुछ कमियां आ रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप ये सारणी देख लेना। तो हम इसमें से देखेंगे कि जो हमारा बी और समूह है और सी समूह है, ये दोनों जो समूह हैं ये डाइबेरियन त्रिक बनाते हैं। यानी अगर हम इनका औसत देखें पहले एलिमेंट का और तीसरे एलिमेंट का, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा दूसरे एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। डाइबेरियन उस समय तक ज्ञात तत्वों केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। यानी उन्होंने क्या किया था, सिर्फ ऐसे वो 3 ही समूह दे पाए। ठीक है, ज़्यादा उन्होंने इसका विस्तार नहीं कर पाए और सिर्फ 3 ही एलिमेंट दिए, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत की यह पद्धति क्या हो गई, सफल नहीं रही। तो आप सफल कैसे रहती भाई, 3 3 9, यानी 9 ही एलिमेंट को व्यवस्थित कर पाए, बाकी एलिमेंट हमारे ऐसे ही रह गए। तो इससे क्या हुआ कि ये जो उन्होंने सिद्धांत दिया या जो पद्धति दी वो सफल नहीं रही। अब जो हम ये देख लेते हैं कि ये ट्रिक क्या था। तो यहाँ पे ये 3 एलिमेंट थे बेसिकली। ठीक है, तो एक सीरीज हमारी ये हो गई, दूसरी सीरीज ये हो गई, तीसरी है।
तो 3 सीरीज यहाँ पे सक्सेसफुल रही और बाकी जो एलिमेंट बचे उनका इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। तो इसलिए इनकी जो पद्धति थी, इनका जो सिद्धांत था वो क्या हुआ, असफल रहा। ठीक है, अब यहाँ पे इनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो जन्म है वो है 1780 में, 1780 इनका जन्म हुआ और 1849 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जो डाइवेरियन थे जर्मनी में, कहाँ के थे, जर्मनी के मार्क्सबुर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की। इन्होंने किसकी पढ़ाई कर रखी थी, औषधि विज्ञान की पढ़ाई कर रखी थी। उसके बाद स्ट्रैक्सबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर वे जेना विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। यानी ये क्या थे, प्रोफेसर थे रसायन विज्ञान के और औषधि विज्ञान के। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना था, तो JW डाइवेरियन ने ही पहचाना था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप लर्न कर लें। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, जो हमारा समान त्रिक की खोज भी इन्होंने की थी, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, और ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। अब ये न्यूलैंड्स कौन थे और इनका अष्टक सिद्धांत क्या था, तो ये सब हम यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो हमारा डाइवेरियन के प्रयोग थे वो दूसरे रासायनिक के तत्वों के गुणधर्मों का उनके प्रयोग द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने क्या किया, जब उन्होंने हमारा त्रिक वाला दिया था सिद्धांत, तो उन्होंने तो वो तो अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन उससे क्या हुआ, जो हमारे और रासायनिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा हाँ यार क्यों ना हम भी सोचें कि कैसे इनको व्यवस्थित किया जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इसी क्रम में अपनी शोध आगे को शुरू की। ठीक है, तो उसी क्रम में हमारे न्यूलैंड्स भी थे। ठीक है, उन्होंने भी इस पे बहुत रिसर्च की है। ठीक है, तो सन जो है 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक, ठीक है, जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, कौन से क्रम में, आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम कौन सा होता है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, व्यवस्थित किया। तो उन्होंने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। किसको किया है, परमाणु द्रव्यमान को किया है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना कि उन्होंने मास को कर रखा है। ठीक है, मास को उन्होंने व्यवस्थित कर रखा है आरोही क्रम में। उन्होंने सबसे पहले कम परमाणु द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन को सबसे आरंभ में रखा, और तथा 56वें तत्व थेरियम को पर इसको समाप्त किया। अच्छा, तो जो इन्होंने क्या किया था, जो 56 हमारा तत्व था थोरियम, ठीक है, वहाँ पे क्या किया इन्होंने, अपनी सीरीज समाप्त कर दी। तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। यानी जो हमारा 8वां तत्व होगा उसका जो गुणधर्म होगा, यानी जो उसका जो भी गुणधर्म होगा, उसके जितने भी रासायनिक गुणधर्म या भौतिक गुणधर्म, जो भी गुणधर्म होंगे वो किससे मैच करेंगे, हमारे पहले वाले से मैच करेंगे। उन्होंने इसकी तुलना किससे कर रखी है, जो हमारा सारेगामा पाधा निसा एक हमारी धुन होती है, उस धुन से उन्होंने इसकी तुलना की, और इसको अष्टक जो हमारे सारेगामा पाधानी ये 8 होते हैं, तो इन्होंने इसी 8 से तुलना की है। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अष्टक सिद्धांत कहते हैं। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इनका वो देखते हैं। जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था, इसमें जो हमारा लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म क्या थे, समान थे। ठीक है, इनके हिसाब से। ठीक है, वैसे बेसिकली ये समान नहीं है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है, इनके हिसाब से सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसी तरह जो बेरिलियम है वो क्या है, मैग्नीशियम में अधिक समानता है इनको। इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो बेरिलियम एवं मैग्नीशियम में क्या है, अधिक समानता है। यानी ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये दोनों एक जैसे हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी क्योंकि हम इनका अष्टक सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के मूल रूप से भाग इसमें दे रखे हैं। अब चलिए इसका थोड़ा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि पहले हाइड्रोजन लिथियम, फिर उन्होंने जो अपनी सीरीज दे रखी है, तो इसमें एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 7, तो 7वां एलिमेंट क्या आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन की जो ये इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑक्सीजन का जो गुणधर्म होगा वो किससे मैच होगा, पहले वाले एलिमेंट से।
यानी फ्लोरीन से या हाइड्रोजन से। इनके अकॉर्डिंग ये था कि या तो ये इससे मैच करेगा, इन दोनों में से किसी एक से मैच करेगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है। तो और इन्होंने इतनी अपनी एक सीरीज दी जिसमें कि 56 तत्व आ रखे हैं, और यहाँ पे ये भी, ये दोनों जो तत्व हैं इनके, इन्होंने ये बताया कि इनकी जो गुणधर्म है वो कैसे हैं, समान है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा देखा गया कि अष्टक का जो सिद्धांत है केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। तो जो ये सिद्धांत इन्होंने दिया, बाद में ये इस पे थोड़ा रिसर्च हुई तो ये देखा गया कि जो ये सिद्धांत है ये कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म क्या होता है, पहले तत्व पे नहीं मिलता था। कैल्शियम तक तो मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, नहीं मिलना शुरू हो गया, ठीक है। तो न्यूलैंड्स की कल्पना की प्रकृति के हिसाब से केवल 56 ही तत्व विद्यमान है। तो उनके अकॉर्डिंग वो मानते थे कि सिर्फ 56 ही तत्व हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा सच नहीं था। भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, ये भी उनकी एक विचारधारणा थी कि अब कोई तत्व नहीं मिलेगा, इतना जितना मिल गए हैं 56 तत्व, यही हमारा खत्म है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कई नए तत्व पाए गए जिसके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। इसके बाद क्या हुआ कि अष्टक सिद्धांत से मेल ना खाने वाले तत्व भी मिल गए, इसलिए इनकी जो थ्योरी थी वो समाप्त हो गई, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ कि इनके जो तत्व थे वो ठीक, न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए, हल्के तत्व मतलब जो तत्व हमारे शुरू शुरू में आते हैं, ठीक है, जो हमारे शुरू शुरू के तत्व थे, कहाँ तक, कैल्शियम तक। कैल्शियम तक के जो तत्व थे सिर्फ उन तक ही ये नियम लागू हुआ, उसके बाद ये नियम लागू नहीं हुआ, वहाँ से अष्टक सिद्धांत हमारा नहीं चला, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि अष्टक सिद्धांत हमारा जेन्युइन सिद्धांत नहीं बना। अब ये है अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करें। और लेकिन ये हम पढ़ेंगे अपने वीडियो के पार्ट 2 में। और यहाँ पे करते हैं ये वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।